नमस्कार, समाचार टाइम 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं अब तक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जहां एक तरफ पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में है, वहीं भारत की आर्थिक दर लगातार बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भारत ने सम्मानजनक वृद्धि दर बनाए रखी है। कल गुड़गांव में 2 दिवसीय हरियाणा वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री जेटली ने कहा कि पूरे विश्व के निवेशक उच्च आर्थिक वृद्धि दर, व्यापक बाजार और मानव संसाधन के विस्तृत आधार के कारण भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये केंद्र और राज्य के संबंध का मामला नहीं है, बल्कि निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच आपसी होड़ है। जो राज्य सुधार नहीं लागू करेंगे, उनके नागरिक हानि की स्थिति में रहेंगे। श्री जेटली ने हरियाणा की इस बात के लिए सराहना की कि उसने मुख्य रूप से कृषि पर आधारित अपने स्वरूप का परिवर्तन व निर्माण क्षेत्र के राज्यों के रूप में किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि निवेश आकर्षित करने के लिए आर्थिक सुधार अपनाने का यही सही समय है और राज्यों को अपने सर्वोत्तम निवेश स्थल तैयार कर लेने चाहिए। धर्मशाला में भारत पाक के बीच जो मैच होना है, उसकी सुरक्षा को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में बुलाई गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले आईसीसी T20 क्रिकेट मैच की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है कि पाकिस्तान से कल 2 सदस्यों का सुरक्षा दल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए धर्मशाला पहुंचा है। शाम के समय धर्मशाला पहुंचने के बाद ये टीम हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के होटल पवेलियन में गई, जहां टीम के सदस्यों ने राज्य पुलिस के अधिकारियों और HPCA के पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा पहलुओं और अन्य प्रबंधों पर लंबी चर्चा की। बाद में इस टीम ने धरातल पर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए क्रिकेट स्टेडियम का दौरा भी किया। इस दौरान सूत्रों के अनुसार टीम के सदस्य खिलाड़ियों की सुरक्षा योजना को लेकर बहुत अधिक प्रभावित नहीं दिख रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नारी शक्ति सम्मान भी देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कौशल विकास और वित्तीय समावेशन से ही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में सरकारी, गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थान महिलाओं की बराबरी का आह्वान करते हुए उनकी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है कि वर्ष 2030 तक उपग्रह पर आधा-आधा अनुपात यानी महिला और पुरुष समानता के लिए आगे बढ़ो। संयुक्त राष्ट्र आज इस अवसर पर 2030 के एजेंडे को गति देने के उपायों पर चर्चा करेगा और 70 विकास के लक्ष्यों को असरदार तरीके से लागू करने में तेजी लाएगा। इस अवसर पर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने संदेश में देश की महिलाओं को गर्मजोशी से बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं की उपलब्धियों को नमन करते हुए समाज में उनकी बेजोड़ भूमिका के प्रति आभार व्यक्त किया। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और केंद्र सरकार के अन्य प्रयासों से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे वित्तीय समावेश के प्रयासों में कौशल विकास की पहल और मुद्रा बैंक से नारी शक्ति का विकास होगा और देश के विकास में इसकी अहम भूमिका होगी। मध्य प्रदेश के इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित एक रोड शो में शामिल होंगे। विश्व महिला दिवस के मौके पर राज्य में 8 से 15 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज सभी 52,000 गाँवों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। इसके साथ ही सभी 51 जिलों में विशेष जन सुनवाई और नारी शक्ति चौपालों का आयोजन भी किया जाएगा। पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में ड्रग टेस्ट में फेल हो गई हैं, ऐसा खुलासा किया गया है। विश्व की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने खुलासा किया है कि वह ऑस्ट्रेलिया ओपन में मादक पदार्थ संबंधित जांच में विफल रही हैं। 28 वर्षीय रूस की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी शारापोवा के रक्त के नमूनों में मेल्डोनियम के अंश पाए गए हैं। वो इसे स्वास्थ्य कारणों से 2006 से ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ने बताया है
कि 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी शारापोवा को 12 मार्च तक अगली कार्यवाही होने तक अस्थायी आधार पर निलंबित कर दिया गया है। कई नेता प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान संभालने को बोलते रहते हैं। अब शायद ये बात सत्य होने जा रहा है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शताब्दी जयंती के बाद हो सकता है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। कांग्रेस के कई नेता आए दिन प्रियंका गांधी से कांग्रेस की कमान संभालने की अपील करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि इन नेताओं की गुहार प्रियंका गांधी तक पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि इंदिरा गांधी की शताब्दी जयंती समारोह के बाद प्रियंका गांधी दादी की विरासत को संभाल सकती हैं। इसी साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस यूपी की सियासत में वापसी करने के लिए राहुल पर भरोसा नहीं कर प्रियंका गांधी को जीत का चेहरा बनाना चाहती है। शायद इस बात से अब सोनिया गांधी भी राय रखने लगी हैं। एक ही महीने के अंदर सोनिया गांधी दूसरी दफा इलाहाबाद पहुंची हैं। उनका दौरा इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि वो कांग्रेस की कमान प्रियंका को सौंप सकती हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर, जो पार्टियों को चुनाव जिताने के लिए जाने जाते हैं, यूपी चुनाव में कांग्रेस के लिए चाणक्य की भूमिका में नजर आ सकते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर सोनिया को सलाह देंगे कि वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाएं। रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी को बेहद ही पसंद किया जाता है। चुनावों में जब वो मंच से बोलती हैं तो लोग उनको सुनते हैं। ऐसे में वहां के स्थानीय नेता भी प्रियंका गांधी की कांग्रेस में मांग करने लगे हैं। तभी तो सोनिया गांधी जब इलाहाबाद के दौरे पर थी तो फूलपुर सीट पर गांधी परिवार के किसी सदस्य को उतारने की मांग स्थानीय नेताओं ने की थी और तब सोनिया ने कहा था कि वो इस संबंध में सोचेंगी। प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल होती हैं तो उन्हें यूपी चुनाव में चुनाव प्रभारी की भूमिका दी जा सकती है। प्रियंका का कांग्रेस में शामिल होने की बात को लेकर राहुल गांधी भी कभी इंकार करते नजर नहीं आए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रियंका कांग्रेस की नाव को डूबने से बचाने के लिए खुद उतरेंगी। अमेरिकी हवाई हमले में सोमालिया के 150 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। सोमालिया में अमेरिका के एक हवाई हमले में अल शबाब के 150 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता कैप्टन जेफ डेविस ने बताया कि इस हमले में एक प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया गया है जहां एक बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जो लोकसभा में भाषण दिया वो एक बेहतर भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है हिंदुस्तान का। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने हैरानी जताई कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना भारत में राष्ट्र विरोधी है। यह पूछे जाने पर कि क्या भाषण से पता चलता है कि राहुल विपक्ष का नेता बनने योग्य है या नहीं, येचुरी ने कहा कि भारतीय संसद में कभी कोई परिपक्व नहीं होता और यहाँ उसे हमेशा सीखते रहने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें अपने परनाना नेहरू से सीखना चाहिए। राजस्थान ने बीएसएफ को पहली कॉम्बैट ड्यूटी निभाने वाली सहायक समादेष्टा दिया है। इस महिला अधिकारी का नाम तनुश्री पारिक है और यह बीकानेर की रहने वाली है। राजस्थान ने विश्व की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा एजेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कॉम्बैट ड्यूटी में पहली महिला अधिकारी देने का गौरव हासिल किया है। प्रदेश के बीकानेर शहर की बेटी तनुश्री पारिक बहुत जल्द सहायक समादेष्टी के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी करने वाली सीमा प्रहरियों का नेतृत्व करती नजर आएंगी। अभी वे मध्य प्रदेश के टेकनपुर स्थित ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं। बीएसएफ ने कुछ बरस पहले ही महिलाओं को अपने दस्ते में शामिल करने की शुरुआत की थी। हालांकि प्लाटून स्तर पर महिलाएं कुछ इलाकों में सीमा की चौकसी कर रही हैं और कई महिलाएं चिकित्सक आदि के रूप में भी बीएसएफ अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं। लेकिन तनुश्री जनरल ड्यूटी में बीएसएफ की पहली महिला अफसर के रूप में चुनी गई हैं। तनुश्री के पिता डॉक्टर एसपी जोशी के अनुसार उनके सीमावर्ती इलाके खाजूवाला में पोस्टिंग के दौरान बॉर्डर फिल्म देखने के बाद तनुश्री ने 4 साल की उम्र में बीएसएफ अफसर बनने की इच्छा जाहिर की थी। मेधावी छात्रा के रूप में उसने बीकानेर में स्कूली शिक्षा व बीटेक की उपाधि हासिल की। फिर वह पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। इस दौरान उसने बीएसएफ भर्ती की लिखित परीक्षा दी और सफल रही। तनुश्री के माता पिता की माने तो उनकी बेटी हमेशा से ही कुछ अलग करने का जज्बा रखती थी। वह कहती थी
कि काम ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। उनके पास 2 बेटियां ही हैं। बड़ी बेटी तनु बीएसएफ में अफसर बनी है, तो छोटी मैसूर स्थित जेएसएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही है। अब तक में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।